हेलो दोस्तों। तो ये इकोनॉमी का हम इकोनॉमी में जो रमेश सिंह बुक है, इसमें पूरी इकोनॉमी कवर हो जाती है, जो कि यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में काम आती है, और जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें काम आती है। उसका हम रिवीजन करेंगे, और जो रिवीजन होगा वो पिक्टोरियल फॉर्म में होगा। किसमें होगा? पिक्टोरियल फॉर्म में होगा, और एग्जामिनेशन से पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें सबसे ज़्यादा हम इम्फेसिस करेंगे एक्चुअल कंसेप्ट पे, साथ साथ मेमोरी पे, कि हम याद कर किस तरह से कर सकते हैं, और उसके बाद में रीजन जानेंगे, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकोनॉमी की बात करते हैं कि इकोनॉमी एक्चुअली होती क्या है। तो इकोनॉमी में लोगों को ये कंफ्यूज होता है कि इकोनॉमी सिर्फ पैसे का मैनेजमेंट होता है। इकोनॉमी का मतलब मैनेजमेंट ऑफ मनी, लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली ये नहीं होता। इसको समझने से पहले हम किस एक पिक्टोरियल फॉर्म में हम इसको समझते हैं कि इकोनॉमी एक्चुअली होती क्या है। मान लीजिए कि ये खेती है, इन्होंने टमाटर वमाटर उगाए हैं, ये दोनों। और ये टमाटर को फिर टमाटर उगाने का मतलब क्या हो गया? अगर इन्होंने टमाटो को पैदा किया है तो उसकी कुछ वैल्यू बन गई है, जो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। ये जो वैल्यू बनी है मार्केट में, इसको हम बेच सकते हैं। अब ये इन्होंने क्या किया, ये टमाटो लिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया दोनों के बीच में। कुछ टमाटो इसने ले लिया, कुछ इन्होंने ले लिया, खुद भी कंज्यूम कर लिए, और उसके बाद में इस ये जो रिसोर्स इनका है, इनको बेचने निकल गए। लेकिन अब ये मार्केट में नहीं जाते। ठीक है, और मार्केट में नहीं जाते, ये किसी इंडिविजुअल आदमी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं यार मेरा टमाटो खरीद लो, और ये इनको सस्ते से सस्ते दाम में टमाटर खरीद लेता है, तो इनको नुकसान हो जाता है। और या फिर इन कुछ टमाटो या कुछ फ्रूट्स बचते हैं, और ये आदमी क्या करता है, उस फ्रूट्स को ऐसे सोचता है कि 3-4 दिन रख लेते हैं, उसके बाद में जाके हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि क्या होगा। और इस तरह से उसको क्या हो जाता है, पूरी तरीके से नुकसान हो जाता है। ठीक, तो इसमें हमने कुछ कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या देखा, कि इकोनॉमी में सबसे मेन पहली चीज होती है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करें, जो भी है। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें प्रोडक्शन मतलब टमाटर पैदा कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विस, कोई भी गुड्स एंड सर्विस। सर्विस का मतलब हो गया जैसे बस की थ्रू सर्विस है, मोबाइल का है, इंटरनेट की है, वो वाली, विद ए रीजन और कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे हो कि ये रीजन और कंट्री क्यों आई है, क्या इसमें कंसिडरेशन होगा या नहीं, तो नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा। एंड द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ। इन्होंने सस्ते में बेच दिया, क्या इनकी ग्रोथ हो पाएगी? दोनों की नहीं हो पाएगी। तो सस्टेनेबल ग्रोथ, डेवलपमेंट नहीं होगा, एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स टू मीट द नीड्स एंड वांट्स। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नीड्स क्या है किसी कंट्री के लिए? नीड्स क्या है? रोटी कपड़ा मकान, ये तो नीड्स है। वांट्स क्या है? अब उनकी नीड्स के बाद वांट्स स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए उनको एक गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, उनको मोबाइल भी चाहिए, ये इनकी वांट्स है, इनकी चाहत है। ठीक है, अब कपड़े में भी आपको स्टाइलिश कपड़े चाहिए, ये इनकी वांट्स है। इकोनॉमी का मतलब क्या होगा? इकोनॉमी का मतलब होगा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस विद इन ए रीजन और कंट्री। ठीक है, और जितने भी रिसोर्सेज है उनका इस तरह से सस्टेनेबल ग्रोथ मैनेजमेंट करना कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, और एलोकेशन हो सके। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो सबके दिमाग में आता है, एक्चुअल जीडीपी पे। तो हम बात करेंगे कि जीडीपी क्या होती है और जीएनपी क्या होती है। देखो, हम डायरेक्ट इस पे जंप क्यों किए हैं, इसके पीछे रीजन है। जीडीपी में आप हमेशा ही एक चीज देखो, वेयर, यानी कहाँ। और जीएनपी का मतलब होता है वो, मतलब कौन। इस चीज का आपने देखा होगा कि जब भी सीतारमण रमन जब बजट पेश करती है, मान लीजिए किताब है, बजट पेश करती है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो मेंशन वर्ड होता है वो जीडीपी होता है। अब एक्चुअली जीडीपी होता क्या है? जब जीडीपी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक चीज का ध्यान रखते हैं, वेयर। जीएनपी पढ़ते हैं तो एक चीज का ध्यान रखते हैं, हु। तो जीडीपी में हु का मतलब हो गया नेशनल, बस इतना याद रखना। और जीडीपी का मतलब होता है जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूस। अब मान लीजिए, इसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, कि ये इंडिया की कुछ कंपनीज है। ये मान लीजिए अंबानी की कंपनी है, ये रतन टाटा की कंपनी है, और कुछ लोग इंडिया में काम भी कर रहे हैं, और कुछ फॉरेनर्स भी हैं इंडिया में, ठीक है, जिनकी कंपनी ये है, और कुछ फॉरेनर्स भी काम कर रहे हैं इंडिया में। ये सब कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है। ठीक है,
अब फॉरेन में भी कुछ कंपनीज हैं, मान लीजिए अमेरिका है, और अमेरिका की एलन मस्क की इन सब की कंपनी है, और वहाँ के कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, ठीक है, ये सब। और वहाँ पे अपने क्या किया, रतन टाटा साहब ने यहाँ पे खुद की कंपनी लगा दी, और कुछ इंडिया के लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैंने जैसे बोला है कि जीडीपी और जीएनपी में देखना है, तो जीडीपी में देखना है वेयर, यानी कि किसी एक कंट्री के अंदर, किसी जैसे ये पूरा इंडिया है, इस पूरे इंडिया के अंदर जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है, ये जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है, अब इसमें ये नहीं देखेंगे कि फॉरेनर कौन है, इंडियन कौन है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको जीडीपी बोलेंगे, वो भी एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल के अंदर अंदर। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर होता है हर साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक, यानी कि मान लीजिए कि 2024 के 1 अप्रैल से लेके 25 तक, 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल ही क्यों कंसिडर करते हैं, उसके पीछे भी एक रीजन। तो इसमें ये नहीं देखा जा रहा कि इंडियंस कौन है, फॉरेनर्स कौन है, इन्होंने जितना भी वैल्यू प्रोड्यूस किया, वैल्यू मतलब मान लीजिए इसने 100 रुपए का माल बनाया है, इसने मान लो 500 रुपीज का, इन लोगों ने 300 रुपीज का, इन लोगों ने मान लीजिए 100 रुपीज का काम किया है, इन लोगों ने 100 रुपीज का काम किया। तो टोटल कितने हो गए, 500, 800, 900, 1000 और 1100 का काम कर लिया, तो ये अपनी होगी जीडीपी। इसी तरीके से अगर हम अमेरिका की बात करें तो ये हो गई अमेरिका की जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी का मतलब होता है जितनी भी सर्विस या वैल्यू प्रोवाइड करवाई गई है किसी एक कंट्री के अंदर। अब बात करते हैं जीएनपी। अब थोड़ा ध्यान दें, जीएनपी में मैंने एक बात बोला था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो का मतलब हो गया नेशनल, कि इंडियन नेशनल्स कितना बनाते हैं। अब मान लीजिए ये इंडिया की कंपनी है, ये भी इंडिया की कंपनी, ये इंडिया के लोग हैं, क्या ये इंडिया की कंपनी है, नहीं। क्या ये इंडिया के लोग हैं, नहीं। तो क्या करेंगे, अब इधर दूसरी कंट्री में देखते हैं, अमेरिका में, ये भी इंडिया कंपनी नहीं, ये भी इंडिया कंपनी नहीं, ये भी नहीं, ये लोग भी नहीं, ये इंडिया कंपनी है, ये इंडिया के लोग हैं। तो जितने भी इंडिया के लोग जहां जहां हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया है। तो कुछ लोग, इन्होंने एक तो ये प्रोड्यूस किया है, और इन्होंने इतना प्रोड्यूस किया, मान लीजिए इन्होंने 100 रुपए का प्रोड्यूस किया, और इन्होंने कितने का प्रोड्यूस किया, 100, 10, 500, और ये हो गए दोनों 200, मतलब 700 का प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इन्होंने कितने रुपए का प्रोड्यूस किया था, जो फॉरेनर्स है अपने पास, इन्होंने, ये मान लीजिए टोटल कितने का, 300 और 100 कितना हो गया, 400, इन्होंने 400 का प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इस तरह से, और इनका मान लीजिए ये जो फॉरेनर्स है वो अपनी कंट्री में कितने का प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारे, इनका मान लीजिए 400 का ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जीएनपी में देखो, जीडीपी में तो हमने बोल दिया कि 700 प्लस 400, 700 प्लस 400 टोटल 1100 का प्रोड्यूस किया, उसको जीडीपी बोल दिया। अब जीएनपी में क्या देखेंगे, इंडियन नेशनल्स, यानी इंडियन नेशनल्स कुछ तो ये है जो कि 700, और कुछ ये है जो कि 100, तो टोटल इंडियन नेशनल्स ने कितना प्रोड्यूस किया, 800, तो ये हो जाएगा यहाँ की जीएनपी। तो एक्चुअली हमने क्या किया, जो जीडीपी थी ना, ये टोटल जीडीपी कितने रुपए की थी, 1100 की ना, इसके अंदर अंदर, इस जीडीपी के अंदर हमने क्या किया, जो इंडिया के लोग फॉरेन में वर्क कर रहे थे, ठीक है, उनका इनकम ऐड कर लिया, मतलब इंडियन का इनकम ऐड कर लिया, और जो इंडिया के अंदर फॉरेनर है, ये वाले दिखाई दे रहे, इनका हमने क्या कर दिया, इनकम माइनस कर दिया, ठीक है। और इस तरह से हमें, इसको ही क्या बोलते हैं, हम जीएनपी बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, एक्चुअली हमने क्या देखा, देखो, जीडीपी में क्या देखा जाता है, जीडीपी में देखा जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्ट बना। अब मैटर नहीं करता इंडियन है या फॉरेनर है, लेकिन जीएनपी में क्या देखा जाता है, नेशनल इनकम की बात होती है, कि नेशनल नेशनल लोगों ने कितना बनाया, मतलब इंडिया के लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया। एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो यही है ना, क्यों, मान लीजिए फॉरेनर्स ने यहाँ पे काम किया, ये मार्क जुकरबर्ग है, मान लीजिए ये मार्क जुकरबर्ग की कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा तो कहाँ जा रही है, ये पूरे वैल्यू कहाँ जा रही है, फॉरेन पे जा रही है। यहाँ पे अपने इंडियंस काम कर रहे हैं, पैसा की वैल्यू कहाँ आ रही है,
इंडिया में तो भेज रहे हैं ना रिमिटेंस के थ्रू। तो एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, नेशनल जीएनपी। अब दूसरी चीज आती है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए इंडिया है और इंडिया ने कुछ कार की मैन्युफैक्चरिंग की। मान लीजिए ये कार की मैन्युफैक्चरिंग की, 10 कार बनाए, ठीक है। एक कार का प्राइस 10 रुपीज है, तो टोटल एक साल में कितने का प्रोड्यूस होगा, कितनी की जीडीपी आ गई हमारे पास। हम कहेंगे सर जीडीपी हमारी होगी 100 रुपए की, यानी एक साल में 10 कार बनाया इंडिया ने। अब लेकिन इसमें क्या होता है ना, कुछ वियर्ड ईयर हो जाते हैं, मतलब कार बना रहे थे ना, तो कार बनाने वाली जो मशीन है, ठीक है, उसमें खराबी हो गई, तो मैंने क्या किया, 20 रुपए इसमें लगा दिया और इसको ठीक कर दिया और वापस से काम कार बनाने लग गई। तो ये 100 रुपए जो हमने प्रोड्यूस किया है, इसमें 20 रुपए तो अपने ही खर्च हो गए ना, डिप्रिसिएशन के। तो मतलब जो जीडीपी में से हम क्या करेंगे, अगर ये 20 रुपए खर्च हुए हैं, मतलब जो 20 रुपए खर्च हुए जिसको हम क्या बोलते हैं डिप्रिसिएशन, जब माइनस कर देंगे ना, तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। तो एनडीपी क्या होती है बेसिकली, एनडीपी का मतलब होता है जो जीडीपी है ना, उसमें से डिप्रिसिएशन कॉस्ट बाहर निकाल दें, डिप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस कर दें। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, हमारे पास है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब इस जीएनपी है ना, अगर इस जीएनपी में से मैं डिप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस कर दूं ना, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एनएनपी, नेट हो जाएगी। तो नेट वैल्यू एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती है। नेट वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि इसमें हमने जो पैसा खर्च किया है एक्स्ट्रा, अपनी तरफ से दिया है, उसको तो कंसिडर नहीं करेंगे ना। मान लीजिए सीधी सी बात है, मैं पूरे दिन में ओला ड्राइवर हूँ, ठीक है, ओला ड्राइवर हूँ, ठीक, और ओला ड्राइवर हूँ और पूरे देश में सिर्फ मैं ही हूँ, और एक मेरे पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, और मैं पूरे दिन में 1100 रुपये कमा के लाया। तो आप कहोगे कि भाई आपकी कमाई कितनी हो गई, मैं कहूंगा 1100। लेकिन मैंने इसमें पेट्रोल फूक दिया 500 रुपये का पूरे दिन में। तो क्या आप 1100 रुपये थोड़ी बोलोगे, आप कहोगे कि यार मेरे पास तो ना कुल मिलाकर 600 रुपये की कमाई हो जाती है पूरे दिन में। तो एक्चुअली आपने क्या किया, ये जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, जो सर्विस दे रहा हूं मैं, उस सर्विस के लिए भी तो मेरी कुछ डिप्रिसिएशन हो गया ना। डिप्रिसिएशन का मतलब एक्चुअली होता है वियर टीयर, कोई मशीन जो होती है वो टूट जाना, ये सब समझ रहे हो ना। तो एक्चुअली तो हमें जीएनपी और एनडीपी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या हो गई, नेशनल इनकम क्या होती है। अब मान लीजिए मैं कहूंगा कि आपके पूरे इंडिया की इनकम कितनी है, तो आप कहोगे कि देखो, कुछ तो हमारी कंपनीज कमा रही है, कुछ कुछ हमारी जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज है, ठीक है, वो कमा रही है, यहाँ के कुछ लोग कमा रहे हैं, और कुछ लोग जो मतलब दूसरे मान लीजिए कि अमेरिका रहते हैं ना, वो लोग भी इंडिया में कुछ पैसा भेज रहे हैं। आप यही तो कहोगे ना। तो इस तरह से हमारा टोटल इनकम कितना हो गया, इतना हो गया, जो यहाँ पे काम कर रहे थे ना यहाँ पे ये लोग। तो आप कहोगे ये हमारी इंडिया की इनकम है। तो आप कहोगे कि यार आपके देश में दूसरे कंट्री की भी तो कंपनी कर रही है ना, तो वो भी तो आपकी नेशनल इनकम में आएगा ना। तो आप कहोगे नहीं नहीं, उनका जो पैसा है ना वो अपने देश में चला जाता है बेसिकली। तो नेशनल इनकम में हमेशा क्या देखा जाता है, एनएनपी, एट फैक्टर कॉस्ट। आप कहोगे फैक्टर कॉस्ट क्या है, तो इसके ऊपर आएंगे भी, पूरी तरीके से समझाएंगे। तो जब भी नेशनल इनकम की बात आएगी वो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट देखा जाता है। अब आप कहोगे सर ये एनएनपी क्यों देखा जा रहा है, हम जीएनपी क्यों नहीं देख रहे या जीडीपी क्यों नहीं देख रहे। देखो जीडीपी में इनकी इनकम भी क्या आ रही थी, इंक्लूड हो रही थी, और जो फॉरेन में काम कर रहे थे उनकी इनकम, जो फॉरेन में इंडियंस काम कर रहे थे उनके इनकम इंक्लूड नहीं हो रही थी। तो जीडीपी तो लेंगे नहीं, क्योंकि इनकम की बात हो रही है, नेशनल इनकम कितनी है, मतलब लोगों के पास पैसा कितना आ रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है आपके कंट्री के अंदर, वो मैटर नहीं करता। अब बात कहोगे सर ठीक है, फिर आपने एनएनपी क्यों लिया, डिप्रिसिएशन क्यों नहीं लिया, ये जीएनपी क्यों नहीं लिया। देखो मैंने बोला था डिप्रिसिएशन अपनी तरफ से खर्चा हो रहा है एक तरह से। तो टोटल आपके हाथ में कितने रुपए है, जैसे मैंने बोला आपके हाथ में एक्चुअल तो 600 रुपए का इनकम हुआ है ना, तो आप किसको माइनस करोगे, आप डिप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए एनएनपी देखा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप कहोगे सर फैक्टर कॉस्ट ये क्या होता है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट
कंसेप्ट है, इस चीज पे ध्यान देना था। ठीक है, ये मान लीजिए क्योंकि ये फैक्ट्री है, ठीक है, और ये जो फैक्ट्री है ना, ये बना रही है टायर्स। मान लीजिए ये टायर बना रही है, किसके, गाड़ी के। और ये टायर बन के कहाँ जाता है, मार्केट में चला जाता है। ये मान लीजिए आपका मार्केट है। तो अब मैं, मान लीजिए ये मालिक है। अब ये मालिक इस टायर को कैसे बेचेगा, देखो इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज आएगी। सबसे पहले, ये जब फैक्ट्री बनाया जा रहा है ना, तो इसमें पहले मैंने जमीन खरीदी, इसमें कुछ लोग लेबर में काम कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट किया, मतलब मैंने टायर का मटेरियल ये सब खरीदा। ठीक है, तो ये टोटल मिला के मान लीजिए मेरे पास कितने हो जाते हैं, मेरे मान लीजिए 80 रुपीज खर्च हो जाते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट कह रही है भाई बहुत अच्छी बात है आपने 80 रुपए, और मैं कहूंगा सर मेरी एक, मैं प्रॉफिट भी ले लेता हूँ, प्रॉफिट 10 रुपए का मार्जिन रखूंगा। 80 रुपए का बनाऊं तो 10 रुपए का मार्केट में जाके बिके ना सब, कम से कम। तो गवर्नमेंट देख रही कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है, तो गवर्नमेंट ने मुझे क्या कर दिया, सब्सिडी दे दिया। ठीक है, कितने रुपए की, 10 रुपए की। ठीक, अब एक्चुअली मैं कितने रुपए, अब ये 10 रुपए की सब्सिडी दे दी, तो टोटल में इसको कितने रुपए में बेच रहा हूँ, मैं इसको बेच रहा हूँ 80 + 10, 90 रुपीज में बेच रहा हूँ ना, मार्केट में जाएगी 90 रुपीज में। अब ये 9, जैसे ही, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गेट पे बैठ जाना है। कहाँ पे, गेट पे। जब तक ये गेट पे थी ना, क्या ये जो टायर, इसका वैल्यू कितना था, 90 रुपीज। भाई 10 रुपए की बनाया मैंने और 10 रुपीज प्रॉफिट रखा। लेकिन ये जैसे बाहर जाएगी ना, तो गवर्नमेंट क्या लगा देती है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स मान लीजिए 10 रुपए और लग गए। ठीक, और 10 रुपए लग गए। और इसमें क्या करना है, जो गेट की वैल्यू है यहाँ पे, जो इसको बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट। गेट के अंदर कितना भी कॉस्ट लग रहा है ना, इसको बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट। और यहाँ पे मार्केट में आके वो जो चीज बिकेगी, मान लीजिए टायर बिकेगा, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, मार्केट प्राइस। तो हमने क्या किया, जो फैक्टर कॉस्ट था, इसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्स तो ऐड कर दिया, और जो गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी थी उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मान लीजिए 90 रुपए की आई, और 90 रुपए में 10 रुपए का टैक्स डाल दिया। मान लीजिए 20 रुपीज का टैक्स डाल दिया, और 10 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दी थी वो माइनस कर दिया। तो कितने हो गए टोटल, 100 रुपीज का हो गया, और ये 100 रुपीज में मार्केट में बिक जाएगी। तो एक्चुअली मार्केट में ये होगी फैक्टर कॉस्ट। तो अब हुआ क्या कि इंडियंस ने कितना कमाया। आप कहोगे कि इंडियंस को तो हाथ में कितना रुपए जाए, सिर्फ 90 रुपए है ना। भाई मान लीजिए ये इंडिया का आदमी है, या फिर ये जो सेठ है, इसके हाथ में कितने रुपए आए। आप तो कहोगे 90 रुपए आए, क्योंकि ये तो यही बेच दिया था। इसके बाद में यहाँ पे चाहिए मार्केट में जाके 100 रुपए का बिके, क्योंकि 10 रुपए तो गवर्नमेंट बीच में ले ली ना। यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी है, पूरा पार्लियामेंट बैठा है, पार्लियामेंट 10 रुपए ले लिया। या आपके हाथ में थोड़ी ना है, आपके हाथ में तो 90 रुपीज आए ना। आप कहोगे बिल्कुल। तो इसलिए आपकी इनकम कितनी हुई, आप तो कहोगे कि मेरी इनकम तो 19 रुपीज हुई है बस। तो इसलिए ये हमेशा किस पे देखा जाता है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने, दोबारा से रिवीजन करते हैं। हमने देखा कि जीडीपी क्या होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि एक सिटी के अंदर या एक रीजन के अंदर कितना प्रोडक्ट होता है। इसमें मैटर नहीं करता है कि इंडियन कौन है, फॉरेनर कौन है। लेकिन अगर हम जीएनपी की बात करते हैं, तो एक रीजन के अंदर इंडियन नेशनल्स कितना प्रोड्यूस प्रोड्यूस करते हैं। जरूरी नहीं कि एक रीजन या फिर दूसरे देश में भी हो सकता है। मैटर क्या करता है, नेशनल। अगर मैं जीडीपी में से डिप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास आएगी एनडीपी। और जीएनपी में से मैं अगर डिप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस कर देता हूं, तो वो हो जाएगी एनएनपी। ठीक है, अब देखो, अब आती है बात नेशनल इनकम की। तो आप कहोगे कि नेशनल इनकम क्या होती है, क्यों नेशनल इनकम में हम एनएनपी को ले रहे हैं। तो जो एनएनपी लेंगे वो भी हम किस पे लेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि मार्केट प्राइस पे हम नहीं ले रहे। एक्चुअली इसकी इनकम 90 रुपीज हुई है, यहाँ पे चाहे वो कितने रुपए का बिके, 100 रुपए का बिके, लेकिन एक्चुअल इनकम कितनी हो रही है, 90 रुपीज। क्योंकि सॉरी, यहाँ पे 20 रुपीज तो उन्होंने टैक्स लगा ही दिया ना गवर्नमेंट ने, 10 रुपए की सब्सिडी दे दी।
तो ओवरऑल उनके पास तो 10 रुपए ही हुए ना। ठीक है, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए इंडिया है, और इंडिया की जो इनकम होती है, मैं कहूंगा नेशनल इनकम है 100 रुपए, और इसमें 5 लोग रहते हैं, और मैं कहूंगा कि ये 100 रुपए को आपको इन 5 लोगों को कोरोना में देना है, तो पूरा खत्म करने हैं 100 रुपए, तो आप कैसे दोगे? सबको 20-20 रुपए दे दोगे ना। तो ये इंडिविजुअल की कितनी इनकम हो गई? इंडिविजुअल की इनकम हो गई 20-20 रुपए, तो ये हो गई पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम। तो अगर मैं आपको कहूं कि पर कैपिटा इनकम कैसे फाइंड आउट करोगे, पर कैपिटा इनकम, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो, जो मेरी नेशनल इनकम है, मतलब एनएनपी, एनएनपी फैक्टर को कॉस्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, उसको अगर मैं, यहाँ पे इसने क्या किया कि ये 100 रुपए को 5 भागों में बांट दिए, तो क्या हो गया? 20 रुपीज ईच हुआ ना हर आदमी का। तो हम नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को, या फिर इसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। तो मतलब हर इंसान के हाथ में कितने रुपए आ गए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि अपने पास 1 फरवरी आई, ठीक है, और पार्लियामेंट में बजट पास होता है, और बजट पास किया गया, ये बजट की बुक मान लीजिए, और इसमें ये लिखा हुआ है कि इंडिया का जो जीडीपी है ना, वो इस बार कितना है? मान लीजिए $3.2 ट्रिलियन। ठीक है, और ये सीतारमन ने बोल दिया कि इंडिया की जीडीपी 3.2। आप कहोगे कि सर ये जो जीडीपी आई है ना, ये एक्चुअली होती कौन सी है? तो देखो, जब भी कोई जीडीपी के बारे में बात करते हैं ना, तो हम जीडीपी हमेशा मार्केट प्राइस पे ही कंसिडर करते हैं। किस पे होती है? मार्केट प्राइस पे ही कंसिडर करते हैं, ये दिमाग में रखना हमेशा याद। अब आप कहोगे कि सर हम फैक्टर कॉस्ट पे क्यों नहीं करते? ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे क्यों नहीं कर सकते सर, मार्केट प्राइस में क्यों करते हैं? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, कि हम इसमें जो टैक्सेस होते हैं ना, ये जो टैक्स और सब्सिडी, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि सीतारमन आती है, ठीक है, सीतारमन आके बोलती है कि हमारी जो जीडीपी है इंडिया की, वो 120 रुपीज है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कभी कभी क्या होती है कि गवर्नमेंट ना बहुत हाई लेवल पे सब्सिडी दे देती है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे सब्सिडी दे, समझ रहे हो? तो वही मान लीजिए आपने 40 रुपीज का सब्सिडी दे दिया, तो ये टोटल कितनी हो गई? 80 रुपीज हो गए ना। तो ये सब्सिडी, तो इसमें क्या होता है ना, कि गवर्नमेंट का ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट का टैक्सेशन कितना लगा हुआ है और कितनी सब्सिडी दिया है। क्योंकि ज्यादा सब्सिडी देना भी क्या है, हमारी इकोनॉमी के लिए गलत है। ठीक है, क्योंकि क्या होती है गवर्नमेंट, जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं ना, तो सब्सिडी बढ़ा देती है लोगों की, और टैक्स कम कर देती है। तो इसलिए ना इंडिया की जो जीडीपी है, वो क्या होने लग जाती है, कम दिखने लग जाती है। ठीक है, तो इस ये मैनिपुलेशन ना हो, इसलिए मार्केट प्राइस पे देखा जाता है। तो मार्केट प्राइस में क्या होगा कि जितनी भी जीडीपी है ना, उसमें ये क्लियर होता है कि कितना इंडिया में टैक्स आया है, और कितना इंडिया इंडिया में सब्सिडी गई है, और उसके बाद में टोटल कितना वैल्यू बनाया है। इसलिए जीडीपी हमेशा जो रिलीज करती है, वो हमेशा मार्केट प्राइस पे रिलीज करती है। ठीक है, तो आप सीधा सा फॉर्मूला देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं दोबारा से रिवीजन के लिए, कि जीएनपी क्या होती है। जीएनपी होती है जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम फॉरेन। ये मैंने बोला था, मतलब कहने का मतलब क्या है, जीडीपी प्लस इनकम ऑफ इंडियंस फ्रॉम फॉरेन माइनस इनकम ऑफ फॉरेन फ्रॉम इंडिया, जो भाई, तो जीएनपी मिल जाएगी ना। ये हमने पहले स्टेबलाइज कर चुके। अब हम क्या करते हैं, कुछ इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, कि इकोनॉमी को कौन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्शन होता है, जो फैक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पे क्या किस टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो देखो, सबसे पहले होती है कैपिटलिस्ट।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी जो इकोनॉमी होती है वो कम्युनिस्ट होती है या सोशलिस्ट, जिसको सोशलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो थर्ड होती है वो होती है इन दोनों का मिक्स्ड अप। अब सबसे पहले कहेंगे कि सर ये कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है। कैपिटलिस्ट का एक ही फंडा होता है, प्रॉफिट मेकिंग। इनका पूरा ध्यान प्रॉफिट मेकिंग होती है। जैसे मान लीजिए ये अमेरिका है, ठीक है। तो ये अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आती थी पहले। इसका मतलब क्या होता है कि सारा जो इकोनॉमी है इनकी फैक्ट्रीज पे, इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट होता था। यहाँ पे लोगों के वेलफेयर के बारे में इतना नहीं सोचा जाता। फिर जो रशियन और चाइनीज इकोनॉमी है, पहले तो रशियंस लाए थे, कम्युनिस्ट थी, और चाइनीज थी। उन्होंने बोला कि नहीं, किसी भी कंट्री का, मान लीजिए ये रशिया है ना, किसी भी कंट्री में जितनी भी मतलब माइंस है या फिर मान लीजिए खेती हो रही है, इन सभी को क्या करती है गवर्नमेंट अपने अंडर लेती है। और उसके बाद में जितने भी लोग हैं इस कंट्री के, उनके बीच में ये बांट देती है, मतलब रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। इसको बोलती है सोशलिस्ट। यहाँ पे किस चीज पे फोकस किया जाता है, वेलफेयर पे, लोगों का वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो। यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान दिया जाता है। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हो गई, कैपिटलिस्ट प्लस ये कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट। और ये जो इकोनॉमी है वो शुरुआत से ही, जब इंडिया आजाद हुआ ना, तब से इंडियन इकोनॉमी रही है। अब इसका फायदा क्या था, कैपिटलिस्ट का मतलब हो गया कि हमारे जो रिसोर्सेज है, क्योंकि देखो एक चीज देखो, जो प्राइवेट कंपनी होगी ना, मान लीजिए अंबानी है, अंबानी की पेट्रोलियम कंपनी है, ठीक है, रिलायंस की मान लो, रिलायंस की पेट्रोलियम कंपनी, वो अच्छी तरीके से ना क्रूड ऑयल को मैनेज करेगी, और जितना भी क्रूड ऑयल है उससे ज्यादा प्रोडक्शन एकदम रिफाइनरी करके प्रोड्यूस करेगी। और वहीं एक तरफ ओएनजीसी वगैरह है जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, ये इतना एफिशिएंट वे में काम नहीं करती, इसलिए घाटे में चलती है हमेशा। लेकिन ये हमेशा फायदे में चलती है। तो जो रिसोर्स है इंडिया के अंदर, उसको अच्छी तरह से एफिशिएंट वे में क्या कर सके हम, यूटिलाइजेशन कर सके, इसलिए हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रखते हैं। लेकिन साथ साथ में इसके जो लोगों का वेलफेयर हम नहीं भूलते। ऐसे नहीं होता है कि पूरी इंडिया में अंबानी की चलती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अंबानी को भी रखती है। अंबानी नहीं रहेगा तो दूसरे देश के लोग क्या करेंगे, दूसरे देश की कंपनी आएगी, पूरा रिसोर्स ब्रेन वेल्थ ले जाएगा। कम से कम अंबानी है यहाँ पे देश में, तो देश का पैसा देश में रहता है। तो इसलिए कैपिटलिस्ट भी है और सोशल मतलब वेलफेयर पे भी डिपेंडेंट है। अब ये बोला जाता है पूरे दुनिया में सारी हर हर कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, यूएसए हो, रशिया हो, चाइना हो, सारी मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। उस अभी बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ ही है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है कि सर हम जीडीपी तो देख लिए, लेकिन कभी कभी हम न्यूज में ये सुनते हैं कि इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, जो कि सबसे फास्ट बढ़ रही है। अमेरिका की जीडीपी बढ़ रही है। अमेरिका सबसे, कहते हैं अपन कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है ना वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो इस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है सर एक्चुअली, क्या ये ऐसे होता है कि जो अमेरिका के अंदर जितने भी घर है, इंडस्ट्रीज है, जितने भी व्हीकल्स है, मान लीजिए कि जितने भी व्हीकल्स है या जितने भी रिसोर्स है, उनको पूरा पैसा अक्यूमुलेट करके जो भी है, चाहे वो 1773 मतलब जब से आजाद हुआ, 1774 से आज तक जितना भी है, वो क्या ये होता है क्या इकोनॉमी, या इंडिया की 1948 के बाद में इंडिया के अंदर जितनी भी, नहीं एक्चुअली ये नहीं इकोनॉमी का। इसलिए हम एक्चुअली इनके बीच में डिफर नहीं कर सकते कि क्या पता कितने मकान हैं, कितने क्या है, किसके पास कितनी जमीन है। इसलिए इसमें ना बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, इसलिए हम जीडीपी की तरफ जाते हैं, ताकि वो एक फाइनेंशियल ईयर में हो कि एक साल में कौन सी इकोनॉमी, इंडिया या अमेरिका, कौन सी इकोनॉमी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है। इसलिए बोला जाता है कि अमेरिका की इकोनॉमी हमारे इंडिया की इकोनॉमी से बड़ी है। ये नहीं देखा जाता है कि अमेरिका अमीर है। अब मान लीजिए कोई कंट्री है, ठीक है, उसमें बहुत शानदार शानदार एकदम, मतलब एकदम सैनिटेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब इतने मतलब अच्छे अच्छे घर है कि वहां पे कचरा वचरा नहीं है, गरीबी नहीं है, पॉवर्टी वगैरह ये नहीं है। लेकिन क्या होता है, वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, वहां का प्रोडक्शन 0 रुपीज है। और इंडिया में स्लम भी है, सब कुछ है, गरीबी है, लेकिन इंडिया में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। यानी इंडिया खुद से कुछ बना रही है, मतलब मान ली 100 रुपए का प्रोडक्शन करती है, 10 रुपए का प्रोडक्शन करती है। तो अब बताओ कौन सी कंट्री अच्छी है।
तो आप तो यही कहोगे ना सर, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है। क्यों? क्योंकि जीडीपी देखा जाता है। हम यहाँ पे हर घर की वैल्यू नहीं ऐड कर रहे, ऐसे हर घर की जो आज तक बने हुए पूरे इंडिया में, पता नहीं कब से बने आ रहे हैं, तब ऐड करोगे तो डेफिनेटली ये आगे जाएंगे, क्योंकि इनके महंगे महंगे घर। लेकिन इंडिया के पास प्रोडक्शन देखा जाता है, इसलिए जीडीपी हमेशा फाइनेंशियल ईयर मतलब एक साल में देखा जाता है, ताकि हम कंपेयर कर सकें। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये तो ठीक है, कभी कभी हम सुनते हैं कि जो इंडिया है ना, वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, जो कि यूके है, जो अपना ब्रिटिश है कह सकते हैं, जो इंग्लैंड है, उनको भी हम पीछे छोड़ दिए। तो इसका मतलब क्या होता है सर? तो ये जो देखा जाता है ना, ये दो बेसिस पे देखा जाता है कि इंडिया की रैंकिंग कौन से स्थान पे है। तो एक होती है रियल जीडीपी, और दूसरी होती है नॉमिनल जीडीपी। अब सर ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होती क्या है एक्चुअली? अब देखो, अगर आप देखोगे ना, रियल जीडीपी के बेसिस पे इंडिया की जो रैंक है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है। ठीक है। और एक होती है जीडी पीपीपी के बेसिस पे। अब अपन चलते हैं कि सबसे पहले ये समझने के लिए कि रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। ठीक है। तो रियल का मतलब एक चीज ध्यान रखो, बेस ईयर के बेसिस पे, बेस ईयर के बेसिस पे हम देखते हैं। और नॉमिनल का मतलब होता है करंट ईयर में, करंट ईयर में। अब सीधी सी बात कहूं, मैं कहूं कि ये लाइन है, ये बड़ी है या छोटी है? तो आप कहोगे सर ये लाइन तो है, बड़ी है छोटी कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सी लाइन से? मैं कहूंगा इस लाइन से। तो आप कहोगे सर बड़ी है। मैं कहूंगा ये लाइन, आप कहोगे सर ये छोटी है। यानी कि हम किसी एक लाइन को फिक्स कर दें, यानी उसको बेस मान लें, बेस ईयर मान लें कि हाँ बेस ईयर में मान लीजिए इस टाइम पे मेरे पास 10 रुपए है, और मैं कहूँ यहाँ पे मेरे 30 रुपए हो गए और यहाँ पे 5 रुपए हो गए। तो मैं जब इस लाइन की बात करूंगा तो आप कहोगे कि हाँ सर आपकी जो जीडीपी है ना वो ग्रोथ हुई है, क्योंकि 10 रुपए से 30 रुपए हुई। और यहाँ पे आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपकी जीडीपी क्या हुई है, डाउन हुई है, क्योंकि 10 रुपए से 5 रुपए हुई है। अब मैं कहूँ कि मेरी जीडीपी 30 रुपीज है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ज्यादा है या कम है? आप नहीं डिसाइड कर सकते ना। तो अगर ये बेस लाइन नहीं हो तो हम कहेंगे ये जो 30 रुपीज है ना, ये करंट ईयर पे बेसिस पे है, मतलब इस साल कितनी है, आप कहोगे सर 30 रुपीज। और रियल जीडीपी कितनी है तो आप कहोगे सर 20 रुपीज ही तो है, 10 ये है 30 ये है, तो इसके बेसिस पे तो 20 रुपीज ही है आपकी। समझ रहे हो ना? अब एक्चुअली होता क्या है, इस चीज को समझो, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि मैं हमारे इंडिया में ये मान लीजिए ये मैंने शूज बनाए, ठीक, और एक शूज का जो प्राइस है वो 11 रुपए है, और मैंने ऐसे 10 शूज बना दिए। कितने शूज बना दिए? 10 शूज बना दिए। तो आप क्या कहोगे सर आपका कितना हो गया? 11 × 10 रुपीज ईच, तो 110 रुपए का आपने शूज बना दिया। ये शूज का जो प्राइस था ये 2021 में था। ठीक है। तो आप क्या कहोगे सर मेरे देश की, अपने देश की जीडीपी कितनी है? 110 रुपए है। ठीक है। अब क्या होता है आगे जाके 2024 आ जाती है, और शूज का जो प्राइस है ना वो बढ़ के हो जाता है 12 रुपए। ठीक है। तो टोटल जीडीपी कितनी हो गई? और मैंने शूज बनाए सिर्फ 10 शूज बनाए इस साल भी, तो कितनी हो जाएगी? 12 × 10, कितने हो गए? 120 रुपीज जीडीपी। तो आप कहोगे सर ये जीडीपी है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक्चुअली जीडीपी बढ़ी है? क्योंकि शूज तो उतनी ही है ना, प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है। अपन क्या देखते हैं, प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है, शूज तो 10 ही बने हैं। तो आप कहोगे सर नहीं, जीडीपी तो नहीं बढ़ी। तो मैं कहूंगा फिर ये यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 110 क्या है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे ना 11 रुपए था, अब इन्फ्लेशन हो गया, मतलब महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन। ठीक है। जब मैं कहूंगा कि ये कब की है, आप कहोगे सर ये 2024 की है, यानी कि करंट ईयर में। और मैं कहूंगा ये कब की है, मान लीजिए 2021 की है, पहले। तो आप कहोगे सर 2024 में तो मेरी कितनी रुपीज है जीडीपी? 120 रुपीज है। अब मान लीजिए कि 2021 में कितना हो रहा था? 2021 में 11 पेयर बन रहे थे 10 रुपए के, तो 100 रुपए हुए। अब 2024 में भी 11 रुपए के 10 पेयर ही बने हैं ना, और मैं
वो इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं कर रहा, मतलब मान लीजिए 11 रुपए का हो रहा है, सॉरी 110 रुपए, तो यहाँ पे भी 110 रुपए का ही हुआ ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इन्फ्लेशन को क्या कर दिया हूँ, एडजस्ट कर दिया हूँ। जो इन्फ्लेशन है ना, इसको एडजस्ट कर दिया हूँ, मतलब कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, एडजस्ट कर दिया। तो बेस ईयर अगर हम 2021 लेते हैं और ये हो गई करंट ईयर की, तो बेस ईयर में क्या करते हैं हम, इन्फ्लेशन को क्या कर देते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि बेस ईयर एक्चुअल जीडीपी कितनी है, एक्चुअल जीडीपी तो आपकी यहाँ पे भी 110 रुपए है और यहाँ पे भी 110 रुपए ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ा है, जो कितने रुपए हो गए, 11 से 12 रुपए हो गए। हालांकि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 10 यूज का ही हो रहा है। तो रियल जीडीपी में क्या कर रहे हैं अपन, रियल जीडीपी में जो इन्फ्लेशन हो रहा है ना, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 110 का ही हुआ है, यहाँ पे भी 110। तो हम क्या कह देते हैं, रियल जीडीपी क्या होती है, एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। यानी कि हम किसको कंसिडर करते हैं, बेस प्राइस को। और अगर हम इसको कंसिडर करें 120 रुपए को, तो 2024 की करंट कितना हो गया, आप कहोगे सर 120 रुपए। आप ये नहीं देख रहे हो कि महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी है। तो नॉमिनल जो जीडीपी किसको बोला जाता है, नॉमिनल जीडीपी में ये क्वेश्चन आया है। वही रियल जीडीपी में क्या इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, कौन से में करते हैं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को क्या करते हैं हम, एडजस्ट नहीं करते। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में आपको फर्क आ जाना चाहिए। ठीक है। तो आप क्या कहो, इस चीज को थोड़ा समझो। अब मैं आपको सिंपल सा है, हमने क्या देखा, हम कहेंगे कि नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे। नॉमिनल जीडीपी में हम करंट प्राइस को देखेंगे तो वो हो गया 120 रुपए। और जो रियल जीडीपी थी उसके हिसाब से तो अभी भी हमारा कितना है, 110, या मान लीजिए 100 रुपए मान लीजिए। ठीक है, 10, मान लीजिए 100 रुपीज है, ये लेके चलो थोड़ा। ठीक। तो बेसिकली इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, इस चीज को समझो। यहाँ पे हमने क्या किया, 10 रुपए 10 शूज बनाए हमने, ये 100 रुपए के हैं। और यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी 10, लेकिन 12 रुपए लग रहे हैं, और यहाँ पे हमारे 10 रुपए लग रहे हैं। समझ रहे हो ना, यहाँ पे 10 शूज तो दोनों तरफ 10 शूज बनाए हैं, लेकिन इस बार 12 रुपए, मतलब इन्फ्लेशन 10 से 12 रुपए हो गया, मतलब कितना गुना हो गया, 1.2 टाइम हो गया ना, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो गया, 1.2 टाइम बढ़ गया। और वो आपने कैसे फाइंड आउट किया, 120 डिवाइडेड बाई 100। ऐसे तो ये 1.2 कैसे आया, आप कहोगे सर 120 डिवाइडेड बाई 100 ही क्या आया आपके पास, 1.2 आया। और 120 क्या है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल प्राइस। और ये क्या हो गया, रियल। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो आप कहोगे सर जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि क्या शो करता है, इन्फ्लेशन को शो करता है। क्या होता है, नॉमिनल डिवाइडेड बाई रियल। ये 1.2 जो शो कर रहा है, ये इन्फ्लेशन को शो कर रहा है ना, जिसको जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। अब देखो ये क्या है ना, कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ा है नहीं बढ़ा है। तो देखो, प्रोडक्शन तो वही 10 यूज का ही हो रहा है यहाँ पे भी। लेकिन पहले जहाँ पे अपन को 100 रुपए देने पड़ रहे थे, अब 120 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि इन्फ्लेशन कितना हो गया, 1.2। तो कभी भी इन्फ्लेशन फाइंड आउट करने के लिए कि इन्फ्लेशन कैसे पता चलता है अपनी कंट्री में कि महंगाई बढ़ रही है घट रही है, तो वो जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू, अब के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है, जो कि नॉमिनल और रियल। अब इसके साथ साथ आगे जाके अपन और भी पढ़ेंगे, डब्ल्यूपीआई इंडेक्स, सीपीआई इंडेक्स, इनके बेसिस के ऊपर भी इन्फ्लेशन फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन इन इसमें क्या होता है ना, ये इसमें गुड्स भी आती है और सर्विस भी आती है।
ये वाइड रेंज में आती है। इसमें पूरी जीडीपी इंक्लूड हो रही है, क्योंकि पूरी जीडीपी में ये गुड्स भी आ गई, आपने जितनी भी गुड्स बनाए या सर्विस बनाए। लेकिन डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में, डब्ल्यूपीआई में कभी भी सर्विस नहीं आती है, ठीक है। और सीपीआई में सर्विस आती है, लेकिन लिमिटेड सर्विस आती है। मतलब लिमिटेड मतलब एक बास्केट होती है, उसमें कुछ गुड्स डाल दिए जाते हैं और कुछ सर्विस दी जाती है, और कुछ सर्विस को छोड़ दिया जाता है। तो अगर आपको कुछ पूछा जाए कि इन्फ्लेशन का सबसे अच्छा मेजरमेंट कौन से इंडेक्स से पता चलता है, तो वो जीडीपी डिफ्लेटर से है। क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर में पूरे गुड्स और पूरी सर्विस इंक्लूड की जाती है। डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं, सर्विस इंक्लूड नहीं की जाती है। और सीपीआई में लिमिटेड सर्विस, गुड्स तो पूरे किए जाते हैं, गुड्स तो पूरे आ जाएंगे, लेकिन सर्विस होती है ना, वो लिमिटेड होती है। तो सबसे अच्छा अगर इन्फ्लेशन बताने का कोई इंडेक्स होगा, तो वो कौन सा इंडेक्स होगा? जीडीपी डिफ्लेटर इंडेक्स होगा, ठीक है। अब देखो, पिछले 2017 के बाद में, 18 के बाद में एक कंसेप्ट मार्केट में बहुत घूम रहा है, वो होता है जीवीए, ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है? ग्रोस वैल्यू एडेड। अब काफी बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, सर ये जीडीपी और जीवीए में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस होता है? इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझना होगा। मान लीजिए कि पहले हमने क्या बनाया, एक पर्टिकुलर टमाटो बनाया, ठीक है। ये मान लीजिए हमने एक टमाटर बनाया। फिर इस टमाटर, 1 किलो टमाटर को हम 50 रुपीज में क्या कर दिया, 5 रुपीज का एक टमाटर था, मान लीजिए 10 टमाटर चढ़े 1 किलो में, 50 रुपीज में हमने इसको बेच दिया। और सामने वाले ने क्या किया, इसका एक केचप की बोतल बनाई, ठीक है। इसको हमने बेच दिया 100 रुपए में। और फिर उस केचप की बोतल बना के उसने 150 रुपीज में आगे सेल कर दिया। अब इसको खरीदा एक रेस्टोरेंट वाले ने, और एक बर्गर बर्गर था, ठीक है, उसके साथ में ये सॉस की छोटी सी पाउच डाल दिया, ठीक है। और इसने इस पाउच के 300 रुपीज चार्ज कर लिए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि 100 रुपए में खरीदा था, और इसने यहाँ पे 50 रुपए बढ़ा लिए। फिर इसने इसको 300 रुपए में बेच दिया, यानी कि यहाँ पे इसने 150 रुपए कमा लिए, और यहाँ पे इसने 50 रुपए में खरीदा, और 100 रुपए में, सॉरी, 150 रुपए में, 150 रुपए में पढ़ाना इसको, तो 100 रुपए यहाँ पे ऐड कर दिया। तो हमने क्या किया है, हमने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। पहले 50 रुपए का बेचा, 50 रुपए का इसको बेच दिया, ठीक है। इसने 150 रुपए में आगे सप्लाई कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे वैल्यू एडेड हो गई, यहाँ पे 100 रुपए की वैल्यू एड हो गई, यहाँ पे 150 रुपए की वैल्यू एड हो गई, और ओवरऑल यहाँ पे 300 रुपए इन्होंने दे दिया। तो मैं कहूँ कि इसने कितना वैल्यू प्रोड्यूस किया है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, सीधा देखोगे कि ये 300 रुपए का खर्चा हुआ है, मतलब आपका क्या कहोगे, यहाँ पे जीडीपी कितने रुपए की है? 300 रुपए की। देखो, जीडीपी होती है ना, जीडीपी होती है लास्ट कंज्यूमर। जीडीपी हमेशा लास्ट जो कंज्यूमर होता है ना, उसको कंज्यूम कर लेता है, तभी जीडीपी को हम कंसिडर करते हैं। इसके ऊपर आएंगे हम, कैसे आएंगे, ठीक है। और जीवीए में क्या होता है, जो हर एक स्टेज है, यहाँ पे 100 रुपए का एडिशन हुआ, यहाँ पे 150 रुपए का एडिशन हुआ, तो कितना हो गया, 100 प्लस 150। और यहाँ पे 50 रुपए का एडिशन हुआ, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे भी 300। तो जीवीए और जीडीपी दोनों वैल्यू तो सेम ही दे रहा है, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हर एक सेक्शन, हर एक इंडस्ट्री, हर एक प्रोडक्शन के बीच में जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसको कंसिडर करते हैं। इस चीज को समझो थोड़ा। तो बेसिकली क्या होता है, जो जीवीए होता है, इसमें क्या करते हैं, वी कंसिडर वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब हमने जो टमाटो थे 5 रुपए के उगाए, और तुम 300 रुपए में बेच दिए, क्योंकि टोटल वर्थ इसकी कितनी थी, 50 रुपीज की थी ना, लेकिन टोटल बिका कितने में, 300 रुपए में, ठीक है। और वही जो जीडीपी है वो भी क्या है, फाइनल गुड एंड वैल्यू, जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है। हम क्या होता है कि हर एक सेक्टर में ये वैल्यू एडिशन कैसे देखेंगे, उसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला के लिए आप एक वर्ड याद रख लो, कॉम सी। कॉम सी। अब
जीवीए हम कैसे, आप जीवीए को समझ तो गए ना कि वैल्यू एडिशन होती है, लेकिन अब फाइंड आउट कैसे करते हैं हर एक सेक्टर में जाके या हर एक स्टेज पे, तो हम पॉसिबल नहीं है ना पता करें कि हाँ भाई किसान इतना बनाया। हम तो फाइनल वैल्यू पे ध्यान देते हैं, हम तो फाइनल जो गाड़ी आ गई उसको हम देखते हैं कि कितने की बिक्री, भाई 1 लाख की बिक्री तो उसको ऐड करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि इसके हेडलाइट्स के कितने रुपए लगे, इसके टायर बने तब कितने लगे। हम फाइनल गुड एंड वैल्यू को जीडीपी में कंसिडर करते हैं। लेकिन जीवीए में तो हमें हर सेक्टर को देखना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी पे डिपेंड होता है, कौन सी का सी, ये होता है कंपनसेशन, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। सी का मतलब हो गया कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, प्लस ओ का मतलब हो गया ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सरप्लस। एम का मतलब होता है मिक्स्ड इनकम। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। और लास्ट होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड गुड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड इनकम। अब आपको समझना है, ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस होती है ये होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, जैसे हमने ऑलरेडी कर दिया कि जो लैंड होगी, जो लेबर होंगे, जो कैपिटल लगेगा अपना, और जो एंट्रोप्रनर जो कि प्रॉफिट बनाता है। तो लैंड का क्या हमें देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। लेबर को क्या देना पड़ेगा, वेजेस देने पड़ेंगे। कैपिटल में क्या होगा, कैपिटल क्यों देते हैं, उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर क्या देखता है, हमारा प्रॉफिट। मान लो कि कोई गुड बन रही है कोई पर्टिकुलर कंपनी में, वो कैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाएगी, कैसे वैल्यूएट होती है, ये देखो। ये अब ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है ना, इसमें ये वेज, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जो भी लेबर काम करने वाले हैं ना उनका वेज। तो इसमें ये आ गया ना, यहाँ पे कंसिडर कर लिया। तो हम इसमें सिर्फ ये लेबर वाले को नहीं कंसिडर करते, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं कि एक कंपनी में कितने लोग काम करें उनका वेज। उसके अलावा उसका रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट किया गया। और मिक्स्ड इनकम में क्या होता है कि हमारी इंडिया में कुछ सेल्फ एम्प्लॉय भी होते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय वो भी तो होगा ना, मान लीजिए कि इस कंपनी का खुद का मालिक भी तो है, वो कुछ काम नहीं करा लेकिन कुछ सेल्फ एम्प्लॉय है, मतलब खुद से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें कंसिडर आता है। तो आप ये इसका फॉर्मूला याद रख लो। अब इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं होती, ये सीधा फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, कि इस तरह से जीवीए फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा जीडीपी और एनडीपी। जब इसमें से डिप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनडीपी। और यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी ये जीएनपी है, जीएनपी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, ये एनएनपी, ठीक। जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। क्या होता है, नेशनल इनकम। और जब नेशनल इनकम को हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे ना, ठीक है, नेशनल इनकम को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास आती है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। अब बात करते हैं, जो जीडीपी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है रियल जीडीपी, और एक होती है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। रियल जीडीपी में हम क्या देखा जाता है, बेस ईयर को देखा जाता है। नॉमिनल जीडीपी में क्या देखते हैं, हम करंट ईयर पे ही क्या करते हैं, फोकस रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो जीडीपी होती है ये एक्चुअली कौन सी जीडीपी को शो करता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस होती है, वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे, सब्सिडी जो गवर्नमेंट दी है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद में हमने देखा था जीवीए। जीवी क्या होता है, इसमें हम सिर्फ वैल्यू एडिशन को देखा जाता है, ठीक है, वैल्यू एडिशन को देखा जाता है, ठीक। तो इस तरह से आज हमने जो जितना भी पढ़ा, और उसके अलावा हम कुछ टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में भी चर्चा किए थे। तो आज हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी के, अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा।
लेकिन तब लाऊँगा जब आप लोग कमेंट में बताओगे, अपना फीडबैक दोगे कि आपको समझ आया या नहीं आया। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।